I welcome you all once again with a special video for the students of class 10th. As you are having the first term exam, and you all know you will have all the MCQs questions. And today I have made this video especially for those students who are going to appear for this first term exams. And today we have the collection of MCQs questions especially for poems. So first poem, that is Dust of Snow. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Where was the crow sitting? We have already uh, done the poems. You can check in my description box. Here, the poet is talking about the hemlock tree and the crow. How the poet changes the mood. तो क्वेश्चन है, वेयर वॉज द क्रो सिटिंग? ऑन अ बनियान ट्री, ऑन अ हेमलक ट्री, ऑन अ पाइन ट्री, ऑन अ गुलमोहर ट्री. तो आंसर हो जाएगा ऑन अ हेमलक ट्री. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड इट सेक ऑन द पोएट? रबर बॉल, फ्रूट ऑफ अ ट्री, अ स्मॉल पेबल, डस्ट ऑफ स्नो. तो आंसर इसका हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो. नाउ नेक्स्ट इज गिव अ राइमिंग वर्ड ऑफ क्रो फ्रॉम द पैसेज. हियर राइमिंग वर्ड फॉर क्रो. क्रो के लिए राइमिंग वर्ड हो जाएगा स्नो. हार्ट होगा नहीं, मूड भी नहीं हो सकता है, तो क्रो का राइमिंग वर्ड हो सकता है स्नो. दैट इज ऑप्शन 3. नाउ नेक्स्ट, what was the poet's state of mind at that time? Good mood, best mood, not very good mood, डिप्रेसिव मूड. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, दैट इज द डिप्रेसिव मूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? लेस्ली नॉरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल्स, रॉबिन क्लीन. तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट. दैट इज ऑप्शन बी. नाउ नेक्स्ट इज, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जॉन किट्स, विलियम शेक्सपियर, पीबी शेली. तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट. दैट इज ऑप्शन ए. Now we have next question. What did the poet think of the day before the dust of snow fell on him? यानी कि what did the poet think? पोएट क्या सोचा उस दिन या डे बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, यानी डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरा उससे पहले वो क्या सोचा था. ही वॉज एनर्जेटिक, ही वॉज रूड, ही वॉज लकी, हिज डे वॉज रिंड. तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, दैट वॉज हिज डे वॉज रिंड. Now move to the next question. What was the mood of the poet in the beginning of the poem?
जब पोएम स्टार्ट होता है तो पोएट का मूड कैसा था? सैड मूड, हैप्पी मूड, कंफ्यूज मूड, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सैड मूड, दैट इज ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड, यानी पोएट का मूड को अपलिफ्ट क्या करता है, ऐसा क्या हुआ कि पोएट का मूड को वो चेंज कर दिया या ऊपर उठा दिया। ऑप्शंस वी हैव फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, द क्रो, हेमलॉक ट्री, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर। Now next question is who is the poet of Dust of Snow? Albatross, Esther, Eleanor East, Robert Frost. The answer is Robert Frost. Next, what makes the fine particles of snow fall from the tree? यानी ऐसा क्या हुआ कि पेड़ से डस्ट पार्टिकल्स नीचे गिरते हैं, ऐसा क्या हुआ था? व्हाट मैक्स यानी कौन डस्ट को नीचे गिराया? तो ऑप्शन है फ्रॉग, क्रो, स्नेक, गोल्डफिंच। तो आंसर हो जाएगा क्रो, दैट इज ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which literary device has been used in Shook Down on Me? Shook Down on Me इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? तो हम देख रहे हैं ओ साउंड रिपीट हो रहा है, यानी वॉवेल साउंड, यानी वॉवेल साउंड रिपीट होता है, उसमें क्या होता है? एजोनेंस। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, एजोनेंस। नाउ नेक्स्ट, वेयर वॉज द क्रो? क्रो कहाँ पे था? पीपल ट्री, हेमलॉक ट्री, देवदार, सीडर, बनियान ट्री। तो आंसर हो जाएगा हेमलॉक ट्री, दैट इज ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट इज नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज गिवन माई हार्ट। हैज गिवन माई हार्ट में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? तो एलिट्रेशन, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, सिमिली। तो एच साउंड रिपीट हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड, दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोएट वॉज सेव्ड बाय, यानी पोएट का जो लाइफ है वो बाकी जो दिन बर्बाद होने से बच जाता है, वो कैसे? विंड सेल्फ, स्नो, वेदर, क्रो एंड हेमलॉक ट्री। तो कैसे ये चेंज होता है? तो आंसर हो जाएगा क्रो एंड हेमलॉक ट्री, दैट इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट, द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड रूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड? तो रूड का मतलब क्या है? हियर ऑप्शन वी हैव रेन्ड, हेल्ड इन रिग्रेट, रूल्ड, कॉन्कर्ड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज हेल्ड इन रिग्रेट। नाउ वी हैव अनदर पैसेज टू रीड बिफोर वी आंसर द MCQ questions. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Of what change does the poet mention here? यहाँ पे पोएट कैसा चेंज की बात करता है? चेंज ऑफ वेदर, चेंज ऑफ क्लाइमेट, चेंज ऑफ सीजन, चेंज ऑफ मूड। तो आंसर हो जाएगा चेंज ऑफ मूड, दैट इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट, हुज पार्ट ऑफ द डे हैज बीन सेव्ड, यहाँ पे किसका पार्ट ऑफ डे सेव किया गया है? तो पीपल्स, द पोएट्स, द पोएट्रीज, द ट्रेवलर्स। द आंसर वुड बी बी, ऑप्शन बी, that is the poets. Now next questions we have, what is the rhyme scheme of the stanza? इस स्टांजा का राइम स्कीम क्या है? तो राइम स्कीम हम देखते हैं टी डी टी डी, यानी ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी, दैट इज ऑप्शन डी. Next question is, who is the poet of this poem? So once again, that is Robert Frost. Okay. Now next, what are the two negative creatures that Frost used as carriers of positivity? जो दो नेगेटिव थिंग्स या नेगेटिव क्रिएचर्स का यहाँ पे जिक्र हुआ है जो पॉजिटिविटी को बताता है या समझा, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी पोएट में आता है. तो वो कौन है? स्नो, डस्ट, हेमलॉक ट्री, स्नो, स्नो, क्रो, हेमलॉक ट्री, क्रो. तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज हेमलॉक ट्री एंड द स्नो. As it is here creatures, the question is about two negative things, so it is hemlock tree and snow. Now next is synecdoche is a poetic device that uses a part to represent the whole. यानी सिनेक्डोकी एक ऐसा डिवाइस है जो एक पार्ट के जरिए पूरे सेंटेंस या पूरे समूह को, उस कंप्लीट चीज़ को बताता है उसके एक पार्ट से. दैट्स अ ग्रेट, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, दैट्स अ ग्रेट सेट ऑफ व्हील्स, यानी व्हील्स से हम पूरे कार को समझते हैं. ठीक है. पिक द एग्जाम्पल ऑफ सिनेक्डोकी फ्रॉम द पोएम. इस पोएम में सिनेक्डोकी का यूज कहाँ पे हुआ है? तो हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood, the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, and saved some part of a day I had rued. तो यहाँ पे देखिए हैज़ गिवन माई हार्ट, यानी हार्ट के जरिए पोएट पूरे बॉडी की बात करता है, यानी पूरे लाइफ की बात करता है. तो हार्ट चेंज हो गया मतलब कंप्लीट चेंज. सिर्फ हार्ट चेंज मतलब ओनली हार्ट चेंज नहीं, हार्ट चेंज होने का मतलब है कि पूरा लाइफ चेंज हो जाना. तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम वेयर वॉज स्नो ड्रॉप्ड. स्नो कहाँ से गिरता है? फ्रॉम अ पीपल ट्री, फ्रॉम अ नीम ट्री, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. तो आंसर हो जाएगा हेमलॉक ट्री. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट. तो पोएट का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द मेनी सिम्बॉल्स द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट्स, चूज द वन दैट फ्रॉस्ट ड्रीव अपॉन इन ऑल लाइकलीहुड फॉर दिस पोएम. सिंबल ऑफ लॉन्गेविटी, टुगेदरनेस, हीलिंग, प्रोटेक्शन. तो यहाँ पे पोएट बात करता है लॉन्गेविटी. लॉन्गेविटी यानी कि हम कह सकते हैं लाइफ में एक चेंज की बात करता है, यानी कंप्लीट चेंज दैट विल लास्ट लॉन्ग. यानी यहाँ पे ट्री की बात हो रहा है. ट्री, हेमलॉक ट्री का सिंबल क्या है? तो हेमलॉक ट्री का सिंबल हो जाएगा लॉन्गेविटी. नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैज द पोएट सेव्ड? सम पार्ट ऑफ द डे, सम मनी, सम पोइट्री, सम पार्ट ऑफ अ बुक. तो आंसर इज ऑप्शन ए, that is some part of the day. Now chapter 2 poem, that is Fire and Ice.
Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो ये जो लाइन है फायर एंड आइस से लिया गया है. Some say the world will end in fire and some say in ice. Very simple. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं. लेट्स सी. द पीपल ऑफ द वर्ल्ड थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फायर एंड सुनामी, अर्थक्वेक एंड साइक्लोन, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, फायर और आइस. तो ऑप्शन डी आंसर होगा, फायर एंड आइस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इज. यानी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए पोएट के अनुसार क्या वो चीज़ है जो काफ़ी है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए? डिक्टेटरशिप, अफेक्शन, लव और हैट्रेड. तो ऑप्शन डी वुड बी द आंसर. यानी हैट्रेड काफ़ी है दुनिया को बर्बाद करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इज. We have already discussed. Now next, the poet's opinion is that the world will end in fire, ice, earthquake, tsunami. The answer would be option A, that is fire. As well as ice. तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों होना चाहिए था, फायर भी और आइस भी. नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज एंडलेस ग्रीड. तो एंडलेस ग्रीड का मीनिंग पैसेज में सिमिलर वर्ड कौन सा होगा? फेवर, डिजायर, पेरिस, डिस्ट्रक्शन. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिजायर. Now next is, who is the poet of this poem? Option A, R.L. Stevenson, B, Sarojini Naidu, C, William Wordsworth or D, that is Robert Frost. तो आंसर would be Robert Frost. What is the name of the poet? Sylvia Plath, W. Yeats, Robert Frost, Robert Burns. तो आंसर would be Robert Frost. Now next, what does the poet compare fire with? यहाँ पे फायर को पोएट किससे कंपेयर करता है? हेट्रेड से, डिजायर से, हॉट, बोथ ए एन 1 and 3. तो आंसर वुड बी बी, दैट इज डिजायर. यानी फायर को कंपेयर किया गया है डिजायर से. नाउ नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ पेरिस इज. पेरिस का मीनिंग क्या दिया गया है इस पैसेज में? तो लव, बिल्ड, डिस्ट्रक्शन, हेट. तो पेरिस का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है डिस्ट्रक्शन. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फायर अ सिंबल ऑफ. फायर किस चीज़ का सिंबल है? लव एंड न्यू डिजायर्स, लस्ट एंड एंडलेस डिजायर्स, लव एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू थिंग, रिवोल्यूशन. तो आंसर हो जाएगा लस्ट एंड एंडलेस डिजायर्स, दैट इज ऑप्शन बी. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज आइस अ सिंबल ऑफ. आइस किस चीज़ का सिंबल है? लस्ट का, लव का, डिजायर और हैट्रेड. तो ऑप्शन हो जाएगा हैट्रेड. आइस सिम्बोलाइज फॉर हैट्रेड. नेक्स्ट, द वर्ल्ड में एंड आइदर इन फायर ऑन इन आइदर फायर और व्हाट. तो दैट इज आइस.
Option A. Next question is, what would be a better option to end the earth? यानी अर्थ का या पृथ्वी का अंत का बेटर ऑप्शन कौन सा हो सकता है? फायर, आइस, बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट, नन। तो बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट होगा। फायर जितना हानिकारक है उतना ही आइस, यानी बोथ आर इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। नाउ नेम द पोएटिक डिवाइस used in the line I hold with those who favor fire। इस लाइन को में कौन सा डिवाइस का यूज किया गया है? एजोनेंस, एलिट्रेशन, नन, बोथ। तो यहाँ पे हम दोनों होगा, एजोनेंस भी है और एलिट्रेशन भी है, दैट इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट, व्हाट विल द वर्ल्ड एंड इन? वर्ल्ड का अंत कैसे होगा? तो फायर एंड आइस, फायर, आइस, नन ऑफ द एबव। ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा फायर एंड आइस। नेक्स्ट इज, वेयर हैज ही यूज्ड पर्सनिफिकेशन? वेयर हैज ही यूज्ड पर्सनिफिकेशन? पर्सनिफिकेशन कहाँ पे यूज हुआ है? फायर, आइस, अर्थ, बोथ, वन एंड टू, दैट इज ऑप्शन डी। तो फायर और आइस दोनों में पर्सनिफिकेशन का यूज किया गया है। यानी ये जो वर्ड है फायर एंड आइस, दिस इज पर्सनिफाइड, यानी ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि फायर में कोई लिविंग क्वालिटी है और आइस में भी लिविंग क्वालिटी है जो किसी को मार सकता है, बर्बाद कर सकता है। दिस इज पर्सनिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट, वाई डू पीपल, सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस? ऐसा लोग क्यों कहते हैं कि वर्ल्ड का अंत आइस से हो सकता है? बिकॉज लव एमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, बिकॉज हेट्रेड एमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, बिकॉज लस्ट एमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, नन ऑफ द एबव। तो आंसर वुड बी B, option B, that is because hatred among people is increasing fast. Now next is the better option to destroy the world? यानी कौन सा यहाँ पे वर्ल्ड को अंत करने के लिए बेटर ऑप्शन होगा या है, हो सकता है? तो रेन, स्टॉर्म, फायर, आइस। तो यहाँ पे फायर एंड आइस दोनों होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू poet, fire and ice both are sufficient. Next is, he cause of man's destruction is family, gold, lust, money। तो ऐसा क्या है जो मनुष्य का डिस्ट्रक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो वो है लस्ट, सेक्स, दैट इज ऑप्शन सी। Now, next question we have, name the poetic device used in the line to say that for destruction ice is also great। तो इस लाइन में to say that for destruction ice is also great, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? मेटाफर, इमेजरी, एलिट्रेशन, ऑक्सीमोरन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इमेजरी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, यानी इमेज बनाया जा रहा है यहाँ पे, है ना। हमें बताया जा रहा है कि अगर ऐसा बोला जाए डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी काफ़ी है ना। नेक्स्ट, व्हाट वुड सफिस इफ द वर्ल्ड वेर टू perish twice? Option ice, fire, hatred, both, 1 and 2, that is D. Option D answer would be, that is ice and fire both. Next poem is a tiger in the zoo.
He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. ये जो लाइन है टाइगर इन द जू से लिया गया है। तो ऑप्शंस हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट द पोएट विशेस फॉर द टाइगर टू बी स्लाइडिंग थ्रू द foliage एज दिस वुड। ऑप्शन है असिस्ट इन कीपिंग द प्रे unsuspecting of the predator's sound, aid in camouflaging the presence of the predator before it rushes in, help the predator pounce on the prey comfortably without getting tired, support the predator's vision as it eyes its prey। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज असिस्ट इन कीपिंग द प्रे अनसस्पेक्टिंग ऑफ प्रीडेटर्स साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्ट डज नॉट कनेक्ट विथ द सिग्निफिकेंस ऑफ द वाटर होल फॉर द टाइगर। यानी कौन सा फैक्ट यहाँ पे कनेक्ट नहीं होता है, यानी significance of the water hole for the tiger. Many tigers chase prey into the water and holds the victim's head underwater until it drowns. Prey feed in the water on water lilies and often wander it's the middle of the water hole where they are vulnerable and easy for the tiger to kill. Prey that has quenched its thirst ensures consumption of hydrated meat for the tiger, chasing the panicked prey from shadow to deep water where the tiger grabs it। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रे दैट हैज क्वेंच्ड इट्स थर्स्ट ensures consumption of hydrated meat for the tiger। Next is pick the option that does not use lurking correctly to fill in the blanks। यानी हमें करेक्ट ऑप्शन को चुनना है जो लर्किंग से करेक्टली फिट नहीं बैठता। द थग वॉज in the alley late evening for unsuspecting passers-by. The hyena was in its den after a good meal. The detective cautioned her team about the dangers likely to impact the case. The prejudice beneath the surface create misunderstanding। तो ऑप्शन सी देखते हैं, that is the detective cautioned her team about the lurking dangers likely to impact the case, that is option C। The next question, shadow here refers to the shadow of, shadow यहाँ पे क्या रिफर कर रहा है, द टाइगर, द लॉन्ग ग्रास, वाटर होल, डियर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज लॉन्ग ग्रास। Now next question, pick the phrase that does not suggest that the forest is the extract is lush, long grass, the water hole, plum deer, lurking in shadows। तो ऑप्शन डी would be the answer, that is lurking in shadows। Now next, what has been personified in the poem। यहाँ पे personified क्या किया गया है पोएम में, टाइगर, फॉरेस्ट, जू, ऑल ऑफ द एबव। तो टाइगर को पर्सनिफाइड किया गया है। नाउ नेक्स्ट, द टाइगर हैज विविड मीन्स ब्राइट कलर्ड। तो यहाँ पे विविड मीन्स ब्राइट कलर्स।
ऑप्शंस वी हैव स्किन, आईज, स्ट्रिप्स, हेयर। तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज स्ट्रिप्स। तो यहाँ पे विविड मीन्स ब्राइट कलर्ड जो आ रहा है वो स्ट्राइप्स के लिए आ रहा है। नाउ द पेट्रोलिंग कार्स कम टू at night, fill in the blanks. Vigilate the zoo, kill the tiger, take the animals, visit the place। तो आंसर हो जाएगा विजिलेट द जू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड द टाइगर वॉक थ्रू द ग्रास। टाइगर ग्रास में कैसे चलता है? विथ ग्रेट डिफिकल्टी, विथ ईज, विथ प्रैक्टिस, नन ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा विथ ईज, आराम से। नेक्स्ट, एट व्हाट डज द टाइगर लुक एट इन नाइट। टाइगर रात में किसको देखता है? पेट्रोलिंग कार्स को, हिज हाउस, स्टार्स, ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा स्टार्स। नेक्स्ट, व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ सेल। Locked in concrete cell, snarling around houses, shadows, long grass, bearing his white fangs। तो आंसर हो जाएगा लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, दैट इज ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज what sound does the tiger hear at night। टाइगर कौन सा आवाज़ सुनता है? पेट्रोलिंग कार्स का, फॉलोइंग वाटर्स का, ट्रक हॉर्न, ऑल ऑफ द अबव। तो पेट्रोलिंग कार्स का आवाज़ सुनता है, दैट इज ऑप्शन ए। स्नार्लिंग मीन्स, स्नार्लिंग का मतलब क्या है? बजिंग साउंड इन द जंगल, साउंड टू मेक अफ्रेड द एनिमल्स, साउंड इन द वाटर बॉडीज, साउंड मेड बाय एनिमल्स। तो हो जाएगा साउंड मेड बाय एनिमल्स। नेक्स्ट, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट में कौन सा डिवाइस यूज हुआ है? तो यहाँ पे मेटाफर का यूज हुआ है, यानी पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी जो टाइगर है उसके पैरों को जो गद्देदार होता है उसको कंपेयर किया गया है वेलवेट से, ठीक है, यानी डाइट कंपेयर किया गया है, दैट इज मेटाफर। तो डाइट कंपेयर जब होता है तो मेटाफर होता है, वही इनडायरेक्ट होता है तो जिसमें एज या लाइक लगा हुआ होता है, दैट इज सिमिली। सो आंसर वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से। बाय इग्नोरिंग विजिटर, इस वर्ड से पोएट क्या कहना चाहता है? टाइगर knows his power is restricted. There is no use of showing rage. He is less terrorizing because of the cage. All of the above। तो आंसर हो जाएगा all of the above। नेक्स्ट, where should the tiger hide to himself। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा in the shadow, that is ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द टाइगर हैज वेलवेट लाइक, वेलवेट paws, no, option A, that is paws। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द टाइगर फील इन द केज। टाइगर केज में कैसा फील करता है? ही वॉज इन सैड मूड, ही वॉज इन हैप्पी मूड, ही वॉज इन एंग्री मूड, ही वॉज इन सरप्राइज। तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज ही वॉज इन एंग्री मूड। नाउ नेक्स्ट, हु पासिस नियर द वाटर होल्स। तो वाटर होल्स में कौन पास करता है? दैट इज फेट डियर। नाउ दैट इज ऑप्शन सी। नाउ व्हाट डिस्क्राइब्ड टाइगर इन द जंगल। जंगल में टाइगर को क्या डिस्क्राइब करता है? लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, इग्नोरिंग विजिटर्स, बेरिंग हिज वाइट फेंग्स। तो बेरिंग हिज वाइट फेंग्स जो है ये डिस्क्राइब करता है टाइगर का जंगल में होना, यानी टाइगर जंगल में ही
इतना खुश होता है कि वो दहाड़ सकता है, अपना दांत दिखा सकता है, खतरनाक जो होता है। अदरवाइज जो पिंजरा में है वो तो निराश है, उदास है, परेशान है, वो किसी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहता। नेक्स्ट, हाउ डू द आईज ऑफ द टाइगर लुक? टाइगर का आईज कैसा दिखता है? सेड, ब्रिलियंट, डार्क, लाइट। तो ब्रिलियंट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। नाउ नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। कौन सा डिवाइस यूज हुआ है? तो मेटाफर, एजोनेंस, ऑक्सीमोरन, कॉन्सोनेंस। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंस हो जाएगा। कॉन्सोनेंस में क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा है कौन सा साउंड? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यानी एस और एस साउंड रिपीट हो रहा है। देखिए एस एस, 1 2 3 4 है ना, 4 टाइम्स। एंड यहाँ पे एजोनेंट्स भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आई साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एजोनेंट्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, इन रियलिटी द टाइगर इज इन द सर्कस टेंट, जंगल, केव, कंक्रीट सेल। टाइगर अभी कहाँ पर है? तो वो ये जू में है, यानी कंक्रीट सेल में है। नाउ नेक्स्ट passage we have, that is he stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. Same poem, that is tiger in the zoo. Now questions, who composed these lines? तो इस लाइन को लिखे कौन है? लेजली नॉरिस, that is option B. Now next is the tiger's paws are cushioned like cotton, wool, velvet. तो velvet हो जाएगा, that is option C. Next, he refer here stands for, he किसके लिए आया है? तो टाइगर के लिए, that is option D. The word rage means, rage का मतलब क्या है? तो रेज का मतलब हो जाएगा एंगर। स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट इज राइज रिटर्न, बट रेज होगा RAGE, है ना। तो रेज का मतलब होता है गुस्सा, दैट इज ऑप्शन बी। वन मोर क्वेश्चंस वी हैव फ्रॉम दिस पोएम, दैट इज नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट रेज, इसमें कौन सा डिवाइस यूज हुआ है? तो क्वाइट रेज, यानी क्वाइट और रेज दोनों कंट्रास्टिक है, ऑपोजिट वर्ड लगता है। क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब गुस्सा। तो जब दो ऑपोजिट वर्ड एक साथ आता है तो उसको कहा जाता है ऑक्सीमोरन। तो ऑप्शन सी वुड बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट पोएम इज द बॉल पोएम। The lines are, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. Question, first we have, what has the boy lost? तो आंसर हो जाएगा बॉल। Where did the ball fall into? Into the water, that is option A. Next, for the loss of which thing the boy felt grieved and helpless. ऐसा क्या खो दिया जिससे वो बच्चा दुखी है और लाचार है? टॉय कार, वीडियो गेम, बैट, बॉल। तो ऑप्शन डी, दैट इज बॉल। नाउ नेक्स्ट, हु इज द पोएट?
तो पोएट हो जाएंगे जॉन बेरीमैन, ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up। तो इसमें क्वेश्चन है द बॉय हैज लॉस्ट, बॉय क्या खो दिया है, तो बॉल वंस अगेन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, find the word from the passage which means the same as study of knowledge। तो स्टडी ऑफ नॉलेज के लिए एपिस्टेमोलॉजी हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट एवरी मैन शुड नो हाउ टू ओवरकम द प्रॉफिट, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, लॉस। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉस। नाउ क्वेश्चन, द लॉस्ट ऑफ बॉल हैज टॉट द बॉय द sense of responsibility, that is option D। Next passage is his ball went, I would not intrude on him, a dime another ball is worthless now, he senses first responsibility in a world of positions। क्वेश्चन है हु इज आई इन द लाइन पोएम, इस पोएम में आई किसके लिए आया है, तो आई स्टैंड्स फॉर poet। Now, the poet does not want to interfere as he wants the child to learn to bear the loss, that is option A। Next question, this will help the child in understanding his responsibility, that is option A। Next is this will help the child to okay, that is done। Now next, giving another ball is and another ball to the child is senseless, worthless, useless, harmless, that is worthless, option B। Now next passage we have is question we have an ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him। Here the poet uses the word ultimate to describe the boy's reaction। Pick the meaning that does not display what ultimate means in the context given। ultimate का मतलब कौन सा नहीं है, तो consequent है, final है, conclusion that would be fateful, यानी C, that is conclusive। that would be the conclusive। The poet is talking about a boy who has lost his ball। Here ball would be, that is option A। Where was the boy staring down? तो कहाँ पे देख रहा था वो, द हार्बर, सी ऑप्शन। Who would not intrude the boy? तो पोएट यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट एट द लॉस? स्टेंस रिजिड, ट्रेम्बल्स, स्टेट्स, ऑल ऑफ देम। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट, हियर द बॉल सिम्बोलाइजेज द ड्रीम्स, दैट इज ऑप्शन सी। वेयर डज द बॉल गो? into the water, or yes, water, that is option D। Why are the boy's eyes desperate? The boy's
का जो आईज है वो डिस्पेरिट क्यों है? तो बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। इसमें कौन सा डिवाइस का यूज किया गया है? तो दैट इज एनेफोरा। एनेफोरा में क्या होता है, सेम वर्ड रिपीट होता है, जैसे यहाँ पे merrily bouncing down the street and then merrily over there it in the water। तो यहाँ रिपीट हो रहा है सेम वर्ड, so it is anaphora, that is option D। Now next, he senses first responsibility in a world of positions। People will take balls, balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back। He refers, he here stands for, he किसके लिए आया है? तो he the boy के लिए आया है, that is option B। Next, the poem begins with a question. Based on your reading of the poem, the speaker wants the boy to answer the question, expects the passers-by to respond, is looking for answers in a self-help book, is thinking to himself। तो D ऑप्शन हो जाएगा, is thinking to himself। Next, he first responsibility here refers to, that is how to face loss, that is option B। Next, who composed these lines? तो जॉन बेरीमैन, ऑप्शन ए। द वर्ड पोजिशन मीन्स, पोजिशन का मीन्स क्या है? तो वेल्थ, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, वेल्थ। नाउ द पोएट सीम्स टू हैव इंडिकेटेड द मेरी बाउंसिंग ऑफ द बॉल टू, मेरी बाउंसिंग ऑफ द बॉल को किससे इंडिकेट किया गया है? क्रिएट अ सेंस ऑफ रिदम इन दिज लाइन्स, सपोर्ट द हैप्पीनेस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग, कंट्रास्ट विथ द डिजेक्टेड फीलिंग ऑफ द बॉय, इंडिकेट द चेयरफुल मूड ऑफ द बॉय। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कंट्रास्ट विथ द डिजेक्टेड फीलिंग ऑफ द बॉय।